हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए, आप कह सकते हैं, खंड से या पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, और उस खंड में नए टॉपिक भी हैं, और एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में न तो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, न ही कोई पढ़ाना चाहता है। और मैं सही बता दूं, हमने कई बार पहले ही बता चुके कि हमारी ये शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी दोष है कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए पता नहीं है। लेकिन हम पहले ही बताए थे कि थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की जब शुरुआत होगी तो इसी के पैरेलल वर्ल्ड हिस्ट्री चलाया जाएगा, और आज उसी के तहत वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास शुरू हुई है। दरअसल वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बिना वर्ल्ड हिस्ट्री को समझे आप मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ जो नया ट्रेंड है 2013 के बाद, आप देखिएगा कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट न पूछकर वो आधुनिक भारत से जोड़कर पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक तो सिलेबस छोटा है, लेकिन उस सिलेबस का विश्लेषण किया जाएगा, और दूसरा चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन आया क्या है, और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आज ही। तो सबसे पहले देखिएगा, आप जब बात कीजिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आए हैं। उससे पहले सिलेबस देखिए। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। यानी सबसे पहला जो चीज है आपका वो क्या है कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। चलिए भाई, विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास, और शुरुआत कब से? 18th सेंचुरी। कितना है? 18th सेंचुरी। समझिएगा इसको। यानी जब क्या दिया? 18वीं शताब्दी। क्या दिया है? एक बात बताइए सारे बच्चे, विश्व इतिहास आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी तो 18th सेंचुरी से है भाई। जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार भी आपका 18th सेंचुरी है, और यहां भी 18th सेंचुरी है। यानी मॉडर्न हिस्ट्री जब आप देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ये भी कितना है? मिड 18th सेंचुरी। यही तो है। इसका मतलब क्या है? 18वीं शताब्दी का मध्य। समझ में आ गई बात? सेकेंड बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कुछ उसने दे दिया, यहां पे कुछ टर्म दिया है, कुछ इवेंट दिया है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ये आपको दिया है इतना। यानी पहला क्या दिया है? पहले सिलेबस को देखिए जो उसने लिखा है। तो पहला क्या लिखा है उसने? उसने लिखा है कि 18th सेंचुरी का जो इवेंट है, उस इवेंट में पहला क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको लिखिएगा जरूर आप। यानी क्या कह रहा है? मतलब कुछ पॉइंट आउट कर दिया है। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई और बाद में यूरोप के अन्य देशों में इसका विस्तार हुआ। तो कह रहा है कि पहला जो टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो कह रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या कह रहा है ये देखिएगा,
यहां समझने वाली चीज है, कह रहा है वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध। तीसरा है रीड्रवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मतलब राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन। कोलोनाइजेशन औपनिवेशीकरण और डी कोलोनाइजेशन, वी औपनिवेशीकरण। और कह रहा है पॉलिटिकल फिलॉसफी, पहले इतना लिख लीजिए, फिलॉसफीज, राजनीतिक विचार। जैसे समाजवाद क्या है, ज्योति कुमारी गुड मॉर्निंग। समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म क्या है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग से नहीं, वो उसके इंपैक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। पहले इतना लिख लीजिए, लिख लिया आपने। अब देखिए, क्या आप इस सिलेबस को देखकर जो यूपीएससी ने दिया, लेकिन जो सवाल आ रहे हैं केवल यहीं से नहीं आ रहे हैं। यहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं दिया, यहां इनलाइटमेंट नहीं दिया, प्रबोधन, लेकिन सवाल तो आए हैं। जब आप सवाल को देखिएगा, सवाल पूछा रूस की क्रांति से, तो आप बोलिएगा सर रूस की क्रांति तो है नहीं, लेकिन रूस की क्रांति नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पे एक टर्म दिया हुआ है विचार, राजनीतिक विचार। तो टर्म में क्या है, समाजवाद है। भाई रूस की क्रांति विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी, यानी विचार केंद्रित यह आंदोलन है। वर्ल्ड वॉर से आया है। तो आप ये देखिए, मंदी है, मंदी, ग्रेट डिप्रेशन। अब यहां देखिएगा, चलिए अब एक बार हम लोग सिलेबस को देखें। सिलेबस में है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सिलेबस में है विश्व युद्ध, सिलेबस में है राष्ट्रीय राज्यों का सीमांकन। यानी हम लोग यहां थोड़ा सा सिलेबस को चीर-फाड़ करते हैं। हम लोग कहां से देखेंगे इसको, हम लोग देखेंगे प्रबोधन से, इनलाइटमेंट। प्रबोधन सुने हैं ना, सुने। हम लोग देखेंगे अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बाद देखेंगे हम लोग, जैसे आपने बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन,
यानी अमेरिकी एवं, पहले हम लोग केवल देख रहे हैं टॉपिक, अब फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा या पूछा है। तो क्या कह रहा है, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति, सुने हैं ना, अमेरिका में क्रांति हुई थी। इसके बाद आपसे जो टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति। फिर है राष्ट्रीय निर्माण या सीमांकन, है ना, रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मैंने बताया था आपको। अब यहां क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे। राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण या सीमांकन, ये सीमांकन शब्द है जर्मनी और इटली का एकीकरण। इटली का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड, दम डरना नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कई बच्चे मुझे इतना तक कह दिए कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ आया है सर, कई साल तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। हमने बोला आपकी ज्ञान जो है, आपका जो ज्ञान है बड़ा जो है सटीक है, तथ्य की दृष्टि से भी और विश्लेषण की दृष्टि से भी। नहीं आया है, हमने आपको, आइए मैंने आपको एक बात सिखाया जीवन में, जब भी कोई बोले और बात सच हो तो स्वीकार कर लो, थोड़ा सा भी हो तो। हमने बोले बेटा इसी तरह से 2018 में मैं कोचिंग के एक ऑनर से कहा कि मेडाइवल हिस्ट्री पढ़वा लीजिए बच्चों को। कहे कि मेडाइवल हिस्ट्री से पांडे जी क्वेश्चन कहाँ आता है। अच्छा, बच्चे ने भी कह दिया कि क्वेश्चन कहाँ आता है। हमने बोले क्या क्वेश्चन टीचर और बच्चा मिलकर सेट करेगा क्या, ट्रेंड मैं और आप सेट कीजिएगा। अगले ही वर्ष 7 क्वेश्चन आ गया और विश्वास कीजिए मुझे जितनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। आप रेडी होकर जाइए, सवाल हो सकता है कि एक भी ना आए, कभी ना कभी तो आएगा। हमने उस बच्चे से कहा, मैं राठी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने स्पेशली कहा कि भैया आप पढ़ा दो, आप मैं 1-2 बार बताया था तो बोले कि आप पढ़ा दो, वरना मैं तो 1 सप्ताह बाद शुरू करने वाला था। क्योंकि जब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझोगे और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन जब आएगा कोरिलेट करके तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ में होगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मॉडर्न नहीं बनेगा। अब सवाल क्या है सुनिएगा यहां से। आया प्रबोधन है भाई, यूरोप के अंदर 1453 के बाद एक पुनर्जागरण हुआ, सुने हैं कभी? यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ। लोग, अभी मैं सिलेबस पे नहीं गया, सिलेबस पढ़ाऊंगा अलग से, मतलब क्या नाम है, शुरुआत जब करेंगे तो बताएंगे कि क्या था पुनर्जागरण प्रबोधन। मतलब पहले चर्च का प्रभुत्व था। मतलब आप सौभाग्यशाली हो कि जब आपके देश में अकबर था 1556 में, है ना, मैंने पढ़ाया है मेडाइवल हिस्ट्री। और आपके देश में अकबर जैसा महान शासक था जो राजपूत यानी इंटर कास्ट और इंटर जो है रिलीजन शादी कर रहा है, राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बना रहा है। महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति है, यहाँ शिवाजी जैसा व्यक्ति है बाद में चलकर,
जो मुसलमान के साथ अच्छा संबंध है, जिनका मुसलमानों का कई शासकों के साथ हिंदुओं से बेहतर संबंध है, धर्म के नाम पर हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही है और यूरोप जल रहा है धर्म के नाम पर। जब क्रूसेड हुआ यूरोप के अंदर, क्रूसेड धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी के लास्ट से 13वीं शताब्दी तक, धर्म के नाम पर ईसाई और मुसलमान लड़ रहे हैं और हमारे यहां कौन आया? मुसलमान। लेकिन हम लड़े नहीं, ठीक वो आए, कई क्षेत्र में वो हमसे आगे थे, हम यूनाइट नहीं थे, कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां थी, हम पराजित हुए, हमारे कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, हमें प्रशासन में वो स्थान नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग लड़े नहीं। आपने कोई सुना है कभी जहां हिंदुओं का शासन था, क्या उन्होंने मुसलमानों को खत्म कर दिया? क्या? अरे भाई, राजस्थान में तुम राजपूत थे, तो क्या उन्होंने मुसलमानों को खत्म कर दिया? क्या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ठीक है थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन क्या उन्होंने पूरी आबादी को खत्म कर दिया? लेकिन यूरोप में ऐसा हुआ, धर्म के नाम पर युद्ध। हमारे यहां नहीं हुआ। तो प्रबोधन का मतलब यह हुआ कि अब लोग तर्क की बात कर रहे हैं, अब लोग बात कर रहे हैं भैया तर्क की, कारण की। और वो कब किया जा रहा है? 16th 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी तक जाकर, 17th सेंचुरी में। तो आपको पढ़ेंगे यहां प्रबोधन और जोड़ेंगे कैसे? प्रबोधन का एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा। आप ये ना मानकर चले कि आपको जो क्वेश्चन है जो आया वही आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको आईएएस बनना है, अधिकारी बनना है, तो मैं बता रहा हूं, मेरा विश्वास करो, कभी ना कभी याद तो आएंगे। अब ये राम आएंगे तो मैं याद आऊंगा। आप एक ट्रेंड सेट मत करो, पहले से एक सिलेबस है उस पर काम कीजिए और काम करके रख दो। फिर जब पास हो जाओगे तो आपके सब तैयार होंगे, एक दिमाग में बना होगा खाका कि क्या आएगा। जैसे प्रबोधन का अमेरिकी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा। अरे प्रबोधन में फिलोसोफर थे ना, नाम सुने? रूसो, रूसो का नाम सुने? नहीं सुने? अरे रूसो, जिसने कहा कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन बाद में जंजीरों से जकड़ जाता है। सुना है? नहीं सुना है? घर में जाके बोलिएगा, मम्मी मैं स्वतंत्र तो पैदा लिया, लेकिन एक बात बताओ, हमको जो है परतंत्रता की वेड़ियों से, सामाजिक बंधनों से जकड़ लिए तुमने। ये मत करो, वो मत खाओ, ये मत घूमो, ये मत पहनो, है कि नहीं? नहीं है? है, लेकिन जाके बोलना मत। मतलब ये यहां प्रभाव कैसे पड़ा और एशिया में प्रभाव कैसे पड़ा? यार रूस की क्रांति, सॉरी अमेरिका क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, मैं 2019 में डायरेक्ट लिखवा दिया क्वेश्चन। हमने बताया कि दोनों का इंपैक्ट पूछ सकता है एक साथ और अलग अलग। आ गया सवाल। मैंने कोई नया काम नहीं किया। अरे भाई, अमेरिकी क्रांति और फ्रेंच का कारण तो नहीं पूछेगा, परिणाम ही पूछेगा। और परिणाम पूछेगा तो वर्ल्ड के लिए इनके ग्लोबल इंपैक्ट है, वैश्विक प्रभाव है। बात को समझिए आप। अमेरिकी और जो फ्रेंच की क्रांति है उसके प्रभाव ग्लोबल है। अब देखिए कैसे पूछा है सवाल। अब कहते हो ना हवा नहीं लगा होगा, स्पष्ट 2019 में मैं गर्मी के दिनों में पढ़ाया और ठंडे के दिनों में आ गया। सवाल था स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। यानी ग्लोबल इंपैक्ट पूछा है। और मैं अलग तरीके से पढ़ाता हुआ, और मैं कहता हूं
कि 18th सेंचुरी के मिड में, 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने, यानी भारत के बाहर कुछ घटनाएं हो रही है और वो हमारे राजनीति पर कैसे प्रभावित कर रहा है। हाउ डिड वेरियस इवेंट्स ऑफ ये वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्टेड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के बाहर अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है। ऐसे सोचो ना, और विश्वास करो क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाएंगे। ये मेरे क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गए थे, या तो आएगा नहीं उस टॉपिक से। अगर आ गया, मैं कल उत्तराखंड का क्वेश्चन सेट किया, राठी जी को दिया, आपको मिल जाएगा मंगल तक, एकदम नई ट्रेंड में। सवाल कैसे पूछेगा यहां पे सुन लीजिए। अब अमेरिका की क्रांति हो रही है और ब्रिटेन अमेरिका खो रहा है ना। भाई अमेरिका पहले किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। सुने कि नहीं? अमेरिका और ब्रिटेन सुने? अमेरिका का नाम सुने? आपने सुना है? अब ब्रिटेन सुना है? तो अमेरिका ब्रिटेन का भाग था, कब्जा कर लिया था। अब धीरे धीरे अमेरिका में चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे हमारे यहां चला स्वतंत्रता के लिए। अब लगने लगा कि ब्रिटेन जो है कि हाथ से अमेरिका चला जाएगा, अब नया जगह खोजेगा। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, लड़कियों में ऐसा जाता है, बुरा मत मानना, बड़े 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 हो, ऐसे किसी ने कहा है, मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। कई लोग कहते हैं कि अगर आपके जीवन से एक आदमी चला गया तो आप दूसरे की तलाश करते हो, मिलता है ना। भाई आपके पास पहले अमेरिका था, चला गया, अब कहाँ? अब इंडिया को मजबूत करोगे ना। पहले एक कोई है जानने वाली या जानने वाला, आप कैसे हैं, 2 बार 3 बार फोन करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब संबंध उससे भी खराब ना हो। एक से खराब तो हो ही गया अमेरिका से, कम से कम इंडिया से तो अच्छे रहे। ऐसा होता है। तब अमेरिका और इंडिया और इंग्लैंड को इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए। युवा है, जल्दी समझ में आएगा। यानी घटना कहाँ हो रहा है बेटा? घटना हो रहा है इंग्लैंड में, घटना हो रहा है अमेरिका में, प्रभाव कहां पड़ रहा है? ये इंटरनेशनल इंपैक्ट। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो हुआ यूरोप के अंदर। कहां हुआ? यूरोप के अंदर। और मारपीट हो रहा है इंडिया में। 7 ईयर वॉर हुआ इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर। अमेरिका कनाडा इन्वॉल्व हुए उसमें, इंग्लैंड इन्वॉल्व हुआ और इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पे। एकदम टेंशन नहीं लेना, ये मैं जोर के बता रहा हूं। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा, मैं ये बताना चाहता हूं कि इंपैक्ट बाहर। नेपोलियन का जन्म हुआ, नेपोलियन का उदय हुआ फ्रांस में। भारत में ब्रिटिश डर गया और उसने क्या किया? सहायक संधि लाया, सब्सिडरी अलायंस लाया। आपको तैयार होकर रहना है। आप पढ़ते नहीं हो, वरना क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन बना, कहीं किताब में कहीं मिलेगा नहीं, खोजना यूट्यूब पे और उस पे। ये आपने बनाया, ये आपने जनरेट किया अपने मेहनत से। हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति, सिलेबस में है आपके। कैसे पूछा है औद्योगिक क्रांति से? देखिए औद्योगिक क्रांति से क्या पूछा, सुनना मेरे बच्चों। कराए क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी? बच्चा को पता होता है कि क्या कारण था, लेकिन इसमें कारण को बड़ा सिस्टमेटिक लिखने की आवश्यकता होगी। सब पॉइंट लिख नहीं सकते, फ्लो चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में वर्तमान में, जोड़ दिया, वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ किस प्रकार तुलनीय है
discuss the quality of life of the people there during the industrial, discuss the quality of life of the people there। कह रहा है कि औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, सुने ना? अबे नहीं सुने तब भी बोलो हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ना। और वहां स्थिति अच्छी नहीं थी। जहां फैक्ट्री होता है वहां लोगों का सबसे अधिक शोषण होता है कि नहीं? अब यहां देखिए, कह रहा है क्या भारत में अभी, यानी जो इंग्लैंड में उस समय था और भारत में अभी जो स्थिति है, क्या तुलना है? बताइए। यानी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में है, सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, और जोड़ दिया कहां पे? भारत से। अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका में हुआ क्रांति, फ्रेंच में जोड़ दिया, पूरा वर्ल्ड में, इंडिया भी। देख कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? आप वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ के जाओगे, सवाल बना पाओगे? टॉपर का नंबर देख लीजिए, टॉपर का फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं है ज्यादा। आर्ट एंड कल्चर आता नहीं है, कहेंगे भारत देश महान, हम तो संस्कृति की धरोहर का जो है रक्षक हैं, और पता ही नहीं है कि रक्षक के काम क्या है। वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। आधुनिक भारत में विचारधारा के स्तर में बटा हुआ है, केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हो आप। मैं क्या पढ़ाऊंगा यहां पे, दे सुनिएगा नया क्वेश्चन। अजय क्वेश्चन और है, ये देखिए क्या पूछा है। विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। कह रहा है कि दैट वेयर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड। यानी पश्चिमी जो देश थे, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये पश्चिम के देश है ना। अरे भैया ये सब इधर है ना, जापान कहाँ है? पूरब में है। जापान पूरब के देश है। तो कह रहा है कि जापान में औद्योगिक क्रांति देर से हुआ। कब हुआ? देर से। लेकिन ये पश्चिम से कैसे अलग था? तुलना पूछा है ना? अरे भैया तुलना पूछा है ना? ये किताब में था क्या? ये किताब में नहीं था। ये आपको जब जापान का औद्योगिक क्रांति एशिया में पढ़ते हैं, आप एशिया में चाइना का और जापान का, तो एक कंपेयर करते हैं अपने आप से कि यार क्या है। मैं क्या पढ़ाऊंगा भैया इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। यूपी पीसीएस में आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। फ्लो चार्ट से बना दीजिए, 10 में से 8 नंबर। आंख बंद करो, क्या लिखा है, एकदम डायरेक्ट आएगा। भाई क्या प्रभाव पड़ेगा? औद्योगिक क्रांति वहां हुआ, उनको कच्चा माल चाहिए, तो उन्होंने इंडिया में क्या किया? रॉ मटेरियल को प्रमोट किया कि नहीं? कृषि का वाणिज्यीकरण, कैश क्रॉप्स। जब इंग्लैंड में, मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है ना? अभी जब पढ़ाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, बहुत सारे चीज पहली बार सुन रहे हो ना, मैं समझा रहा हूं, सिलेबस समझाना जरूरी है। तो कैसे होगा कि सब समझ में आ जाएगा? जादू का झप्पी है संजय दत्त टाइप से है, या वो है, मतलब कोई मेरे पास जादू का वो है कि मैं आपको ऐसे कह जा, मतलब जब भी किसी देश में औद्योगिक क्रांति होगी तो लोग गांव से शहर में आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? जॉब के लिए, फैक्ट्री के लिए। तो इंग्लैंड में लोग गांव से शहर में गए, शहर में जनसंख्या ज्यादा हो गया और इंग्लैंड में जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और औद्योगिक क्रांति में दवाओं का निर्माण हुआ, चिकित्सा में सुधार हुआ। अब लोग इतना खाएंगे कहां से? तो भारत में है ना, उपजाया गया भारत में। क्या उपजाया गया भारत में? जैसे कोई बच्चा है, दिल्ली जाता है तैयारी करने,
खर्च बढ़ गया, माँ बाप तो देंगे नहीं, तो खर्च के दूसरे साधन। अभी मैं देख रहा था सोशल इश्यू में एक क्वेश्चन देख रहा था, युवा महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ गई। मैं कितना बार समझाता हूं, एकल परिवार टूट गया, लड़कियां बाहर रहने लगी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि गलत समझा जाता है। लड़की अगर अपनी बात को शेयर करे परिवार में किसी से, अरे लड़कियों कैसे बोलती है। माँ एक सहारा होती है, भाभी होती है, कई जगह ऐसा अच्छे रिश्ते नहीं होते भाभीयों से, माँ नहीं है जिसके, वो नहीं बोल पाती कभी। फाइनेंशियली रीजन भी होते हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, जो बहुत कई ऐसे जगह है, सेक्टर है जहाँ पे मैं खुलेआम बोलता हूँ, जहाँ पे जो ईमानदार अच्छी लड़की है उसको बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो क्या छोड़ देती है जॉब, घर लौट नहीं सकती, घर का उत्तरदायित्व तो है, सुसाइड कर लेती है। कुछ अपना रीज़न भी होता है, प्यार मोहब्बत, क्या करें, कॉमन सी बात है। जहां फैक्ट्री होगा वहां लोग जाएंगे, अनाज चाहिए, और अनाज वहां होता नहीं है, ठंड प्रदेश है, तो इंडिया में कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी घटना हो रहा है वहां, पूछ रहा है यहां, पूछ रहा है कि नहीं। 1813 का मुक्त व्यापार क्यों आया। औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे लोग के पास पैसा आ गया, व्यापारी वर्ग अमीर हो गया। अब वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे दबाव बना रहे हैं कि मुझे भी चाहिए अधिकार, मुझे भी व्यापार करना है, तो वो लोग को इंडिया में आने दिया गया। यानी सारा जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से। फिर आया जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये आपके सिलेबस में है ना, है ना, कि है ना बेटा, ये आपके सिलेबस में है, ये नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये है, ये है, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था, नहीं समझे। आपने नाम सुना है बिस्मार्क का, नहीं सुना, कोई बात नहीं, धन्य हूं मैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आपने बिस्मार्क का नाम सुना है? कितने बच्चे हैं जो बिस्मार्क का नाम नहीं सुने? हाथ उठाइए तो। लाहौल विला कुबत, अबे महामूर्खो। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसमें काबुल का नाम जाने हैं? काबुल, अरे काबुल नहीं, काबुल कह रहा है ये, नहीं जानते, कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। इटली और जर्मनी 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के मिड तक 1870 तक अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अलग अलग भागों में 300, 350, 400 शुरू में, बाद में फिर कमते गया नेपोलियन की वजह से, और धीरे धीरे ये 39, 40, 50, 60 क्षेत्रों में बट गया। राष्ट्र नहीं था इटली और जर्मनी, पहले अलग अलग क्षेत्रों में था। लेकिन 1870 में, 1870 में ये क्या बन गया? राष्ट्र। और भारत क्या उस समय गुलाम है? अब भारत के लोग जब पढ़े कि यार, पेपर आ गया था इंडिया में भी बहुत पहले ही, अब यहां के लोगों ने पढ़ा कि यार इटली और जर्मनी बटा हुआ था, अब एक देश बन गया। आपको खुशी होगी कि नहीं? अभी राहुल गांधी ने चाइना में जाकर क्या बोल दिया है? ऐसा चाइना का तकनीक हमसे बेहतर है, कुछ बोला है ना इस टाइप से, तो कहा गलत बोल दिया। चाइना हमसे बहुत आगे है, चाहे आपकी कार्यशैली हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो, कल्चर उसका भी बहुत पुराना है। और तकनीक की बात करते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा तब बताइएगा। कुछ भी बोल दिया चाइना का प्रशंसा, भाई क्यों नहीं करेंगे? खाली हमारे लड़ने के लिए चाइना है क्या पड़ोसी, या राजनीतिक वोट लेने के लिए चाइना और पाकिस्तान? अगर कुछ बेहतर होता है किसी पड़ोसी मुल्क में
तो प्रशंसा करना कोई बुराई नहीं है। मतलब अच्छा चीज होगा तभी हम याद रखेंगे, अपना होगा तो। भाई इटली और जर्मनी में एक छोटा छोटा देश मतलब क्षेत्र था और वो यूनाइट हुआ। लाला लाजपत राय प्रभावित है इटली से, इटली के यंग इटली से। इटली में एक नेता था मैजिनी, गैरिवाल्डी, काबुर। पढ़िएगा, लगेगा कि यार क्या मजा आएगा। और फिर यहां तक कोई दिक्कत, मतलब इनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, आई बात समझ में? ज्यादा नहीं कि हम 4-5 पॉइंट टेल करके पूछेगा। टेल समझते हैं ना, पूछ। समझ में आ रही मेरी बात? वहां हो रहा है और प्रभाव कहां पड़ रहा है? कोई दिक्कत? ये मेरे समझाने का प्रयास समझ रहे ना। एक घटना है जो हो रहा है यूरोप में। यूपीएससी ने सिलेबस इसलिए इंक्लूड किया कि कोरिलेट करके पूछने के लिए, ठीक है। अब यहां देखिए, अब मैंने क्या लिखा बेटा यहां पे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ना, प्लस और क्या है, इटली है ना, इटली। आपको एक चीज पता है? अच्छा, आप लोगों को मास्टर पढ़ाया नहीं था क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह कभी पढ़े नहीं थे? 10th में पढ़े थे? 10th में सिलेबस में सब पूरा हिंदुस्तान में सिलेबस है। आप लोग चांद से आए थे क्या? नहीं, दूसरे ग्रह के प्राणी है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बहुत सौभाग्य है कि हम इन एलियनों को पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर्ष जी, आपको भी। आप जरूर इन एलियनों के लीडर रहे होंगे। सुनिएगा मेरे सारे बच्चे, धैर्य रखिए थोड़ी देर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। भैया देखिए, देश है इटली और जर्मनी, कहीं कुछ और मत समझ लीजिएगा। अभी बड़ा साफ दिख रहा था दोनों, थोड़ी देर बाद गंदा भी हो जाता है क्या? अभी मैं कौन सा देख रहा था, ये देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये इटली और इसके इधर जर्मनी है ना, यहां है ना, ठीक है। तो इटली और जर्मनी का क्या हुआ बेटा? एकीकरण हुआ। और कैसे जोर के पढ़ना है? जर्मनी का एक व्यक्ति था बिस्मार्क। देखिए सिलेबस और क्वेश्चन है, ध्यान देना सारे बच्चे। फर्स्ट सेशन में सिलेबस और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और सेकेंड सेशन जो अभी होगा गैप करके शुरुआत कर देंगे पढ़ाई। बड़ा मजेदार। अब इटली का एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, पीएम समझते हैं, चांसलर भी कहते हैं जिसको। जर्मनी का चांसलर, इसने 1870 में जब हो गया तो 71 की बात है, फ्रांस की राजधानी पता है कहां था? वर्साय। यह महल भी था। मतलब जर्मनी ने फ्रांस को हराकर अपना एकीकरण पूरा किया, यूनिफिकेशन, और एक महान जर्मनी का निर्माण किया। और अपना राज्याभिषेक कहां करवाया राजा का? फ्रांस की राजधानी में। जैसे मोदी जी अपना राज्याभिषेक करते पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाके, सपोज कर लो, या चाइना के पार्लियामेंट में, यार
तो बहुत अपमान की बात है ना उस देश के लिए, वो भी उसके वर्साय की महल में, राजा का महल। वर्साय वॉज द सिंबल ऑफ फ्रेंच डिग्निटी, प्रेस्टीज, ग्लोरी, और एक ही झटके में सब कुछ खत्म। अब 1870 में एकीकरण हुआ और इसके बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। उस दिन बाद इसी का बदला लेने के लिए वेट कर रहा था कौन? फ्रांस। और बात है 1919 में एक संधि हुई थी, वर्साय की संधि, जो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया फ्रांस से, ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, सुने हैं ना, उसको बहुत अपमानित किया गया था इस संधि में। युद्ध सबने किया, गलती सबकी थी, लेकिन चूंकि फ्रांस का जो था राष्ट्र प्रमुख बहुत बदमाश था, क्लीमांसु धूर्त था, और उसने जर्मनी को बहुत अपमानित किया। और वहीं पे इसी का फिर बदला लेने के लिए आया हिटलर। यानी आपका जर्मनी से जुड़ा हुआ है फ्रांस का बदला, और वहां जुड़ा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि बिस्मार्क ने पूरे वर्ल्ड में, और इसको देखकर दूसरे अन्य राजाओं ने गुप्त संधि करना शुरू कर दिया। गुप्त संधि समझते हैं? जैसे अभी मोदी जी गए यूक्रेन, अब यूक्रेन से मिल गए होंगे, रसिया से मिल लिए, उधर अमेरिका से। यूक्रेन को बोले तो टेंशन नहीं लेना, हम रसिया को समझा रहे हैं। रसिया को बोला कोई बात नहीं है, अभी मेरा कुछ फायदा है, बाद में हम चले जाएंगे तो बम बरसा देना। फिर जब मोदी जी चले गए तो बम बरस गया है, जैसे ही आए तो बम फिर शुरू हो गया ना, बुम बम बुम बम बुम बम। अरे वो हमारा बात क्यों मानेगा भाई, उसका हित है, लड़े। और वो पहले कहा जाता था कि शांति जरूरी है। अबे सब अशांत है तो हम क्या फरे फिर में, अपना घर बचाए। अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हथियार बेच के अमीर बना, आप भी कुछ बेच बाच करो, लड़ने दो सबको, क्या कर लोगे? अरे बढ़ावा नहीं दो कम से कम, लेकिन क्या कर सकते हो? अगर इतना हमारा बात मान लेता तो पहले ही कई बार मोदी जी ने कहा बात मान लेता, अमेरिका की बात मान लेता। हर देश का एक डिप्लोमेसी है, हर देश का एक रणनीति काम करता है, एक थ्योरी है, करने दो उसको। यानी पूरे वर्ल्ड में हो गया गुप्त संधि, सेक्रेट ट्रीटी। और जब जब गुप्त संधियां होगी अफवाह फैल जाएगा, संदेह। और जब जब आप, जैसे आप देखते हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, माता पिता के प्रति बच्चा, बच्चा के प्रति माँ बाप का जो संबंध है, अगर उसमें संदेह चला आए, संबंध रहेगा? नहीं रहेगा ना। सब विश्वास से है। ये इतना ना संग बना लिया चुपचाप कि पता ही नहीं चल रहा था कौन किसके साथ, सब डर रहा था, और इतना ज्यादा हथियार हो गया सबके पास। तो क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर, वर्साय। और यहीं से क्या हो गया? जन्म किसका हुआ? हिटलर प्लस नाजीवाद, नाजिज्म, इमर्जेंस ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म। सुने कि नहीं? हिटलर के विचारधारा को नाजिज्म कहते हैं, NAZI से, सुने ना? यानी 1870-71 की घटना से सारा मामला जुड़ा हुआ है। हम यहां तो शुरू करेंगे, डायरेक्ट यहां चले जाएंगे, एकदम कोरिलेट करते 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 करते, एकदम कभी नहीं भूलोगे जीवन में। और यहां पे कौन था? इटली। कहां गया भैया इटली? अब इटली का एकीकरण हुआ तो इटली में भी एक से बढ़कर एक शेर था। कौन? गैरिवाल्डी। आप नाम नहीं सुने हो, लेकिन मैं बता दूं, बहुत बड़ा नाम है गैरिवाल्डी, काबूल। और तीसरा क्या है?
बहुत बड़ा नाम है, यंग इटली बनाया था ये। लाजपत राय इन पर किताब लिखे, इंडिया के लोग इससे प्रभावित था, स्कॉलर। क्या बात करते हो यार, ये हीरो है। आप यही तो कह रहे हैं यार कि दुनिया के बाहर भी तो थोड़ा घूम लो। मुझे बहुत आज जो है आश्चर्य लग रहा है कि आप किस एजुकेशन जो है का जो सिस्टम है उत्तराखंड के अंदर, कि उसमें आप काबुल का नाम नहीं जानते, मेजनी का नाम नहीं जानते। विश्वास कीजिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, ये यहां की शिक्षण पद्धति का दोष है। दोष इसलिए नहीं दे रहा हूं कि एकमात्र आप नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, बात किया, और मतलब बिहार में भी बहुत सारे बच्चे मिले हमको, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत अंतर होता है, कोई मतलब किसी के सिलेबस में है, सीबीएसई में है ये सब, है ना, या आईसीएसई वाला में, सीबीएसई में है। लेकिन ये पता होना चाहिए, एक ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें ये सब 9th 10th 8th में पढ़ना चाहिए, 10th तक पढ़ना जरूर चाहिए। ये बहुत बड़ा नाम है भाई, काबुल, जैसे यहां बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ और यहां काबुल के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद, दम घबराना नहीं है, लेकिन कि इन सब के बावजूद जब इनका एकीकरण हुआ 1870 में, तो इनके पास तो बिस्मार्क है। जर्मनी आगे बढ़ गया, क्योंकि जर्मनी में लोहा था, कोयला था, उद्योग हुआ। बिस्मार्क जैसा कूटनीतिक था, डिप्लोमेटिक। और बिस्मार्क देखते देखते जर्मनी का एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया, बिस्मार्क के नेतृत्व में। बिस्मार्क केवल प्रधानमंत्री था, लेकिन इटली के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इटली का सांस्कृतिक रूप से नाम था। इटली जैसे कैसे इंडिया जैसे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कल्चरल कंट्री, इंडिया कल्चरल दृष्टि से बहुत रिच है, इसमें दो राय नहीं है। वो बात अलग है कि जहां रिच होना चाहिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करते, और फालतू चीज को हम ले आते हैं बीच में। लेकिन ऐसे इंडिया बहुत रिच है कल्चर की दृष्टि से, और यहां सभी धर्म है। कल्चर का मतलब केवल हिंदू मत समझिएगा, दांत तोड़ देंगे। कल्चर का मतलब है सभी धर्म, सबका कला, सबकी रहन सहन, पहनावा, लिटरेचर, सब। और समझिएगा यार, मतलब इटली का नाम था, इतने बड़े लोग थे, लेकिन इटली के हिस्से में कुछ नहीं आया। और वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ, इसलिए इटली शामिल हुआ था इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ। वर्ल्ड वॉर में इसलिए शामिल हुआ, कई बार आप मारपीट में शामिल इसलिए होते हैं जुलूस में कि कहीं लूट लाट करने में मजा आएगा, और थोड़ा सा किसी से अगर बस बदला लेना है तो उसी बीच ले लेंगे। अगर नुक्कड़ पे जाते समय कोई गर्लफ्रेंड का अगर मकान वगैरह होगा तो थोड़ा सा बीच में चिल्ला देंगे, उसके बाप को गाली वगैरह दे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं किए तो फिर किए क्या हो जीवन में? नहीं, अब नहीं होता, क्योंकि भैया अब सीसीटीवी कैमरा लग गया है, हर पुलिस बड़ी पीटती है, इसलिए अब करना ही मत। पहले ऐसा नहीं होता था, ना पुलिस उतनी थी, ना कैमरा था, और भीड़ भी ज़्यादा होती थी, लोग बेरोजगार ज़्यादा थे। अब बेरोजगार है लेकिन डरे हुए हैं। और कहीं योगी जी का राज रहा तो भैया बुलडोजर भी चढ़ सकता है, कि एक पिता ने कंप्लेन किया है तो पिता के कहने पर बुलडोजर चढ़ाओ। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ने इसलिए भाग लिया कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। तब यहां पे एक व्यक्ति आया, मुसोलिनी, और इसके जो विचारधारा को क्या कहते हैं? फासीवाद, फासिज्म। समझ रहे हैं? मतलब आदमी इसलिए आ रहा है, इसने क्या कहा युवाओं को कि मेरे भाई और बहनों, मित्र और मित्रानियों, इटली के साथ धोखा हुआ, यहां लोग बेरोजगार हैं सरकार की नीतियों की वजह से, दूसरे देशों की वजह से, तो यहां पे ये और यहां पे ये आ गया।
पढ़ना है ना, ये पढ़ेंगे एकदम कॉम्पैक्ट रूप में। यानी आपके सिलेबस में क्या दिया है, इसी से रिलेटेड क्या है, वर्ल्ड वार, क्या है, विश्व। अच्छा, लिखने की जरूरत तो है नहीं, हम जो लिखवा रहे हैं ना, भगवत कथा उवाच है, नहीं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ये वो आवा बंद कर दो बेटा। तो सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, वर्ल्ड वॉर, आप समझ में आया? वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे रीजन थे ना बेटा, लेकिन एक रीजन क्या थे, वो था ना बिस्मार्क। तो पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 14 से 18, और दूसरा कब हुआ, फर्स्ट, और सेकेंड कब हुआ बेटा, 39 से, बहुत अच्छा। क्या है बेटा, नहीं सही है, कौन बोला 19 है, कहां पढ़े हो, अगर कहीं पढ़े हो तो उसको फाड़ दो। 19 में क्या हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी और वर्साई की संधि, दांत तोड़ देंगे, ये तो वर्ल्ड वॉर फिर से करवाएगा सर। चूड़ा के दही गवाही नहीं होता, ऐसा ही है ना, चूड़ा के गवाही दही, चूड़ा दही जो है मिल के रहता है दोनों, तो करता क्या है, चूड़ा बोलता है हाँ, तो दही बोलता है हाँ। इधर आओ, यहां पे अभी हमने बताया क्या, बिस्मार्क है ना कारण मेन, अरे और भी कारण है यार, और यहां पे कौन है, जर्मनी, इटली। अब आपके सवाल क्या बनेगा, ये देखिएगा मेंस में क्या सवाल पूछा है, ये देखिए, कह रहा है किस सीमा तक जर्मनी को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बेटा मैंने कुछ पढ़ाया तो नहीं है, अभी कोई चीज पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने बताया ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कौन था, बिस्मार्क, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन था, हिटलर। मतलब वर्ल्ड वॉर का एक जो मेजर या मेन फैक्टर था, इट वॉज सेक्रेट ट्रीटी ऑफ बिस्मार्क, डिप्लोमेसी ऑफ बिस्मार्क, एंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज हिटलर। लेकिन यहां शब्द क्या है, मूल्यांकन आ गया, इवेलुएट, इवेल्युएशन। कभी भी याद रखिएगा, किसी के पतन के लिए, किसी के उत्थान के लिए, या किसी भी घटना के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी। अरे बचपन से पढ़े हिंदुस्तान की जनता हो आप, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ में ताली बजती है तो थप्पड़ से होती है नहीं, मतलब जनरल में भी क्या है, एक घटना कभी होगा बेटा, इसका मतलब है कि जर्मनी के साथ साथ और भी देशों में, कह रहा है दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली, डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम, एक शब्द है, क्या है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम, गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। यानी जहां जहां लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती हुआ, दोनों विश्व युद्धों के लिए के बीच में, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्र जहां भी था उसके लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। बताइए, जैसे बता रहे, सुन लेना। इटली में और जर्मनी में, दोनों में अच्छी स्थिति है। जर्मनी में भी क्या था, गणराज्य था, पहले राजा था, बाद में मतलब वहां पे रिपब्लिक की स्थापना हुई। वाइमर गणतंत्र का नाम सुने हो ना,
जहां से इमरजेंसी लिया गया है। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र था, वहीं से लिया गया है इमरजेंसी। इटली में कौन था? डेमोक्रेसी थी, उस समय की बात बता रहे हैं। बहुत सारे राज्य में डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ? हिटलर और जर्मनी आया यूरोप के अंदर। अच्छा, फ्रांस किससे डर रहा है? जर्मनी से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस तो अपमानित कर दिया भाई। 1918 तक हुआ था। 1918 तक क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1919 में एक संधि हुई थी, क्या नाम था? वर्साय की संधि। और जर्मनी को अपमानित किया गया था। 1870 में आपने अपमानित किया जर्मनी ने फ्रांस के महल में जाकर, और 1919 में फ्रांस ने जर्मनी के राजा को बुलाकर अपमानित किया। बदला। अरे ऐसा बदला तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कभी नहीं लिया होगा। हमने लाहौर तक कब्जा किया, लेकिन क्या अपमानित किया इस कदर? बस आपने देश को तोड़ दिया। उसके गड़बड़ तो किया था। कभी सोचना आप, 70 में जर्मनी जाके अपमानित कर रहा है फ्रांस को, और 1919 में फ्रांस कर रहा है अपमानित किसको? जर्मनी को। फ्रांस डर रहा है जर्मनी से। कितना डर रहा है बता रहे हैं आपको। डर रहा है वो। आज ही पाकिस्तान के बॉर्डर के जो लोग हैं ना, मेरे कई मित्र हैं, बताते हैं कि जो हारे थे 48 में, 65 में, 71 में, कुछ लोग अभी भी परेशान हैं। हालांकि मैं मारपीट के खिलाफ हमेशा रहा हूं। युद्ध हमेशा सबसे आसान होता है, सबसे टफ है शांति स्थापित करना, जो अस्थाई होता है। कहते हैं जब हवा आती है खिड़की खुल जाता है बॉर्डर के उस पार से। अब हालांकि अच्छा माहौल है पीओके में। कहता है बंद करो, हिंदुस्तान वाले आ जाएंगे। फ्रांस के जब खिड़की खुलती थी 1919 के बाद, बॉर्डर पे है दोनों, फ्रांस जर्मनी, यहां ऐसे ऐसे। अगर गलती से फ्रांस का जो खिड़की खुल गया ऐसे ऐसे, तो जो पुराने लोग थे, अब्बा दादा दादी, अरे बंद कर बंद कर बंद कर, जर्मनी वाले आ जाएंगे। इतना खौफ था। यानी जर्मनी डर रहा है किससे? हिटलर बदला लेने के लिए आतुर है। हिटलर बदला लेना चाहता है। फ्रांस अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का प्रयास करवा रहा है कि भैया मेरी सुरक्षा की प्रयास करो। यूरोप से कहता है। इटली मुसोलिनी के नेतृत्व में प्रसार कर रहा है। ब्रिटेन बड़ा दुष्ट है। ब्रिटेन खाली मजा लेता है भैया, व्यापार उसको चाहिए, व्यापार। व्यापार ही ब्रिटेन की प्रेयसी है, आत्मा है। व्यापार तो आत्मा है उसकी। मतलब यही क्वेश्चन आया कि लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया 2 विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं। और इन 2 विश्व युद्ध के बीच में एक घटना हुआ, क्या? आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। सुने, यह आर्थिक मंदी इतनी खतरनाक थी कि मुझे आज भी याद है। अरे मैं नहीं था उस समय, मतलब किताब का मैं संदर्भ दे रहा हूं। एक बच्चा ने बड़ा प्यार से देख रहा है, सर मतलब इतने पुराने हैं। अरे मैं आप ही लोगों की उम्र का हूं, थोड़ा 2-4 साल आगे पीछे। और क्या, सुनिएगा। जर्मनी की घटना है, बता रहे, बड़े थोड़ा हंस दीजिएगा। जर्मनी की घटना है। एक व्यक्ति गया चाय पीने। तो जर्मनी में चाय और ब्रेड चलता है, चाय ब्रेड होता है ना। हम लोग क्या पीते हैं, ब्रिटेन का और यूरोप का कल्चर। तो गया और चाय ब्रेड लिया और खा लिया। बोला भैया कितने पैसे हुए? तो जर्मनी में जो दुकान वाला है, मान लिया अगर 10 रुपया होगा, खाते समय हो गया 100 रुपया।
कह रहा यार आए तो 10 रुपया था, अभी 100 रुपया हो गया। बोला कि 120 रुपया, 150 रुपया। ये प्लेन का टिकट बढ़ता है जैसे लास्ट में वैसे। ये इन्फ्लेशन रेट था। शुरुआत अमेरिका से हुआ, उसका कारण जर्मनी भी था, और देखते देखते पूरा यूरोप पड़ गया संकट में। आपके जो सवाल पूछे हैं यूपीएससी, ये देखिए, और उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट आएगा सवाल। सवाल क्या है सुनिएगा। 2000, ये नहीं लिखा हुआ है, बस इतना है, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था? मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या था? What instrument were adopted by the government, by the US? सुने ना, रूजवेल्ट पॉलिसी थी एक, न्यू डील ऑफ रूजवेल्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने लाया था। तो आर्थिक मंदी कहां हुआ? यूरोप के अंदर, और फिर पूरे यूरोप में फैल गया, अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में। लेकिन इंपैक्ट कहां पड़ा? इंडिया में। इंपैक्ट कहां पड़ा? इंडिया में। कैसे कैसे पड़ा? ब्रिटेन का व्यापार कम गया। हमने उसी समय क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा जब प्रोडक्ट ब्रिटेन जाता था तो टैक्स लगा देता था, टैरिफ। ये वही महामंदी का दौर था कि जब मान लिया हम लोग व्यापारी होते ना उस समय, तो व्यापारी सामान बेचता है ना दूसरे देशों में, तो हमारा सामान जब ब्रिटेन जाता तो टैक्स लगा देता, नमक पर टैक्स लगा दिया। और हमने एक आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद है कि भूल गए? अबे नहीं पढ़े होंगे लेकिन नाम तो सुने होंगे ना। दांडी मार्च गांधी गए थे, साबरमती, अभी मोदी जी भी गए थे चुनाव के पहले। आप लोग मोदी जी को फॉलो करते रहो, देखते रहो कहां कहां जाते हैं। बहुत सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। जाते ही तो बहुत जगह, ये तो समस्या है। अच्छा, ये देश का जो नेतृत्व होता है, अगर ज्यादा जगह जाए तो ये भी एक समस्या है। आईआर पढ़ाते हैं राठी सर। एक दिन बात हो रही थी बड़े अच्छे से राठी सर से। हमने राठी सर एक बात बताया, गुस्सा मत होना। बोले क्या बता? आईआर बांट लीजिए। बोले क्यों? हम बोले यार टफ नहीं हो गया, इतने देश जा रहे हैं राठी जी। बोले ये बात तो है, पिछले कुछ सालों से बड़ा परेशान हूं मैं। अरे भाई एक देश थोड़ी जा रहे हैं, बुरनोई चले जाते हैं। हमें कभी मेडागास्कर भी, कहीं भी, फिजी से लेकर स्वाजीलैंड से लेकर कहीं भी जा सकते हैं। ये अच्छी बात भी है, लेकिन क्वेश्चन तो बढ़ गया ना। तो ग्रेट डिप्रेशन हो रहा है कहां पे? ब्रिटेन में, अमेरिका में, या चाइना में। और इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? इंडिया। अब यहां से सवाल बनेगा, कैसे? सुनिएगा। आर्थिक महामंदी ने भारत के राजनीतिक घटनाक्रम को, या भारत के राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम को कैसे प्रभावित किया? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर, आर्थिक महामंदी कहां हुआ था? यूरोप में हुआ। ग्रेट लेकिन एक बात बताया मैं, इसका इंपैक्ट रसिया में नहीं पड़ा। सोवियत रसा था, यह नहीं पड़ा। और रसिया ने क्या बनाया था? कम्युनिज्म। एक शब्द है, देखिएगा यहां पे जोड़ा गया है, कम्युनिज्म, साम्यवाद। सोशलिज्म का मतलब एक बिगड़ा हुआ रूप होता है कम्युनिज्म, जिसका मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण पर समाज का सुप्रीमेसी हो, समाज का जो है कंट्रोल हो। और सोशलिज्म में होता है स्टेट का या सरकार का। तो जहां जहां ये था साम्यवाद या समाजवाद
वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई इंपैक्ट। सवाल क्या है? दोनों विश्व युद्ध के बीच लोकतंत्रीय राज प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। एक गाना बड़ा अच्छा था, गोरी खोल दरवाजा, मतलब एक लाइन था उसमें, अपने प्रेयसी को कहता है वो। तो आप अपने ये जो है ना दिमाग का दरवाजा खोल दो। आपने एक पॉइंट कहां से निकाला? हिटलर और मुसोलिनी के, उससे कि हिटलर और मुसोलिनी के उत्पन्न होने से, जापान में सैन्यवाद के उत्पन्न होने से लोकतंत्र के लिए खतरा हुआ कि नहीं? 3, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर और जापान में सेना का हो गया कब्जा। तो लोकतंत्र के लिए चुनौती थी। यहां चुनौती किससे हो रहा है? विचारधारा से। और वो आइडियोलॉजी क्या है? समाजवाद। भैया एक होता है पूंजीवाद, पूंजी कैपिटलिज्म, जैसे अमेरिका है, फ्रांस, वहां पे क्या है, ब्रिटेन। जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट व्यापारी है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, पूंजी, निजी क्षेत्र, उसको मेन है प्रायोरिटी। और यहां पे किसको मिला है प्रायोरिटी? सरकार को। और यहां कौन है? निजी क्षेत्र को। तो जहां जहां लोकतंत्र है, ये सारे देश क्या हुआ? बहुत सारे देश में लोकतंत्र हट गया, मतलब पूंजीवाद हट गया, और इसके जगह पे क्या आ गया? साम्यवाद। गंभीर चुनौती है ना। यानी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्थिक मंदी की वजह से कई जगह सरकारें समाप्त हो गई, रोजगार की वजह से। युवाओं ने तख्ता पलट दिया। कई जगह पे पूंजीवाद की जगह आ गया समाजवाद। यानी अंतर हुआ ना बेटा। क्यों हो रहा है? अरे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कैसे आएगा, अभी तो पढ़ाएंगे। बनेगा कि नहीं ऐसे? और आर्थिक मंदी का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा? बनेगा ना यार। ज्यादा नहीं लिखना है, कई बार सवाल 2-3 सवाल एक साथ होंगे, उसमें थोड़ा सा लिखना है। अब इसी बीच क्या आया देखिए, हमने बता दिया ना क्या क्या सिलेबस में। प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, नाजीवाद, फांसीवाद, ग्रेट डिप्रेशन। अब इसी के बीच में एक और आया, क्या आया? 1917 रशियन रेवोल्यूशन। आया कि नहीं? सुने हैं ना? अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रसिया सुने, रसिया कहां पे है? देखिए मैप में, एक मैप खरीद लीजिए सारे बच्चे रसिया को देखने के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप, एक मतलब पूरा मैप खरीद लीजिए ऑक्सफोर्ड का। हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी खरीदेगा इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी एक अच्छा नहीं है हिंदी वाला, इंग्लिश में खरीदना। सुनिएगा ध्यान से। पहले हुआ था अमेरिकी क्रांति, कब? यूएस में 917। कहां हुआ? फ्रेंच में। ये यहां पे पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। यह पहली बार फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, संविधान की बात की गई। लेकिन यहां पे और आगे बढ़ गया ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और यहां बात किया गया प्रेस की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की, स्वतंत्रता की, समानता की। ये जो आज भाषण देते हो ना सब, ये जितना भी राइट्स कमीशन बने हुए हैं, भाई और बहनों, आज जरूरी है स्वतंत्रता की, दिल मांगे आजादी। आज भी सुनते हम बहनों को समानता की अधिकार की आवश्यकता है। अरे भैया बहनों भाइयों, कहां से आया ये?
ये आया फ्रेंच। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी गए थे, बोले बंधुत्व के विचार का प्रसार करने की आवश्यकता है मेरे भाई और बहनों। ये जरूर हरकतुल अंसारी है। ये कहां से आया? फ्रांस। लेकिन यार मजदूर की बात नहीं की गई थी अभी तक, आम आदमी की बात नहीं की गई थी, शोषित की बात नहीं की गई थी, पिछड़ों की बात नहीं की गई थी, वंचितों की बात नहीं की गई थी। रसिया ने वर्ल्ड का पहला साम्यवादी सरकार बना, मजदूरों की सरकार बनी, लेबर वर्ग की सरकार बनी, लेनिन की सरकार बनी, है कि नहीं? आप कभी सोचते हो कितना फर्क पड़ा होगा इससे? कि पहली बार यार कोई आदमी आया, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम सुने हो ना? नहीं सुने हो? कार्ल मार्क्स इतना महान आदमी जो पहली बार बोला कि दुनिया की मजदूर एक हो। वो मैं एक भाषण सुन रहा था कार्ल मार्क्स का, वो किताब में था लिखा हुआ, बड़ा अच्छा, फर्स्ट इंटरनेशनल वो था कम्युनिस्ट का, वो उसको कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूर बैठा था, लेबर, बोला कि एक बात बताओ, ये भरी सी जो इमारतें हैं, वो इमारत किसका है? तो बोला कोई मालिक का होगा। बोला बनाया किसने है? बोला मैंने उठा दिया हाथ। ये वक्ता क्या होता है यार, देखो आपकी संवेदनाओं से खेल जाए, हिटलर के टाइप से वही मारकाट करवा दे। बोला एक बात बताओ, बनाया किसने? तो आपने। खून पसीना किसका लगा? तो लोग थोड़ा और मेरा। बोला एक बात बताओ, रहता कौन है? अरे सर, अब तक ये सवाल पूछने वाला, उठाने वाला कोई नहीं था। मैं गलत कह रहा हूं? बनाते आप, शहीद आप होते हो बनाते समय, उसमें दब के मरते हो आप, और बनने के बाद आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती और बाहर लिखा जाता है सावधान कुत्ते हैं। है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? भारत में जाति प्रथा इतना मजबूत है अभी भी कि काम वाली जो मेड आती है वो अपर क्लास की तो होती नहीं है, ज्यादातर लोअर क्लास की होती है, लेकिन बर्तन झाड़ू पोछा सब वो करती है। लेकिन कहेंगे नहीं, खाना उसके हाथ से नहीं खाएंगे, उसका बनाया हुआ। मेड चाहिए अपर क्लास का। मैं एक जगह था तो मैं बोला कि वाह क्या सोच है। हम बोले कि यार इतना जगह हाथ लग रहा है वो ठीक है, अरे यार सब्जी बन जाएगा, आटा बन जाएगा, गुथा जाएगा तो क्या दिक्कत है? बोला नहीं खा पाएंगे। इसको एहसास दिलाने वाला व्यक्ति पहला था कार्ल मार्क्स, और उसका विचारधारा था सैद्धांतिक, अभी अप्लाइड नहीं हुआ था। अप्लाइड होगा क्या? जब मरा था तो 4-5 आदमी शायद कंधा देने वाला था, कोई गया ही नहीं। और 1990 के पहले वर्ल्ड का आधा से ज्यादा देशों में उसके विचार पर आधारित सरकारें थी। 89 तक पूरे वर्ल्ड में आधे भाग में जितना भी देश है उसमें लगभग आधे भाग में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित सरकारें, समाजवादी सरकारें थी। अर्जेंटीना, ब्राजील, क्यूबा, फ्रांस, सब जगह उसकी सरकार है। फ्रांस में बीच में आ गई थी एक एलायंस सरकार। यार थैंक्स कार्ल मार्क्स। लेकिन यार उसके विचार का प्रचार नहीं हुआ आम जनता में। एक व्यक्ति आया रूस में, लेनिन हीरो था। हिंदुस्तान में गांधी के लिए विवाद हो सकता है, यह सवाल उठाया जा सकता है कि गांधी राष्ट्रपिता था या नहीं।
इन जाहिलों के बीच में यह सवाल उठाया जा सकता है कि आजादी चरखा से नहीं, खादी से नहीं, बाकी सबने दिलाई। गांधी जी ने कह के कहते कि भैया आजादी केवल मैं ही दिलाया हूं, तुम लड़ लिए 47 के बाद, वो तुम्हारी गलती है। गांधी ने कहा था कि मैं ही राष्ट्रपिता हूं, तुमने लड़ाई की, तुमने ही मान लिया कि वो राष्ट्रपिता है या राष्ट्रमाता है। कहीं लिखा हुआ है क्या गांधी ने कभी कहा कि मैं राष्ट्रपिता हूं? वो आपने माना, अब फिर लड़ाई कर रहे हो। और जो इसको मारा उसको भगवान बना दिया है हिंदुस्तान के एक बड़े वर्ग ने। लेकिन रूस में आज भी जाओगे तो लेनिन के नाम पे कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद। उसने मार्क्स के विचारधारा को व्यवहारिक आयाम दिया। मतलब जो व्यवहारिक, मतलब पहले मार्क्स का विचारधारा था प्रैक्टिकल, सॉरी थियोरिटिकल, अभी अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति आया मार्क्स के विचारधारा को, यार बोला, यार मार्क्स ने बात की मजदूरों की, शोषितों की, और यहां सरकार किसकी बन गई? शोषितों की। भारत में दो युवा थे, नेहरू और सुभाष। कौन थे? नेहरू और सुभाष। नाम सुने होंगे कि अभी नहीं सुने? सुने। नेहरू का नाम इसलिए लिखा है कि इनसे ऊण में भरे थे और कार में भी भरे थे। नाम लिखने में भी आपत्ति होती है भैया। एक बार मैंने नेहरू का नाम ऊपर लिख दिया, पटेल का नीचे। एक बच्चा ने कहा कि सर पटेल का ऊपर कर दिया। हम नहीं करेंगे, क्योंकि हायरार्की में पटेल उप प्रधानमंत्री थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे। यार ये विवाद का विषय है क्या? आपका दिमाग कहाँ, इतना समय कहाँ है आपके पास कि आप ये इन सब बातों में सोचोगे कि नेहरू बड़ा थे कि पटेल बड़ा थे? कोई तुलना है दोनों का? कहा गया, राइटरों ने कह दिया, पटेल ने कहा कि नहीं हम बिस्मार्क हैं। कहने का तो कुछ भी कह सकते हो, क्या करोगे? हमारे दादाजी मरे 100 साल के थे, मर गए। तो 9 भाई हमारे पिताजी सब एकत्रित हुए अपने गांव में। दूसरी बार जाने का अवसर मिला। मैं गांव, हालांकि आधा घंटा का रास्ता है, लेकिन मैं कभी जाता नहीं था। हम लोग तो BHU में पढ़ते थे। तो दादा मरे तो गए, तो पिताजी बाल हटा लिए। हम बोले कि क्या बात है भाई? अब मुझे बताया नहीं गया था, उस समय बताया नहीं जाता था मुझे, अभी भी नहीं बताया जाता है कुछ ज़्यादा। हमने पूछा कि, तो बोले पिताजी हमारे जो है नहीं रहे। हम बोले कि ठीक है, कौन सा महापुरुष थे? पिताजी है। तो कहते हैं बाबूजी थे। हम बोले हाँ बाबूजी थे, ये बहुत बड़ी बात है, बाबूजी थे। क्या करे भाई, 13वीं में मुझे रहना है नहीं? बोले तुम देख लो तुम देख लो। हम बोले ठीक है, देखते हैं। फिर हम बोले चलिए, बहुत दिन से भोज भात खाए नहीं है किसी का, चले गए। तो बात थी स्मारक बनवाने की गांव के बाहर। भाई उनका ये बहुत जान पहचान था, बहुत बड़े वो था, एक नाम था अपने समय में। तो बात थी स्मारक बनवाने में। समझो उस दौर में मुख्यमंत्री से लेकर सब आए, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए। तो बात थी स्मारक बनवाने का। अब वो इसलिए आए कि इनके दोस्त ही मुख्यमंत्री थे, और गांव में 2 मतलब अच्छा जान पहचान था, डॉक्टर थे उस समय के। तो बोले कि एक मेरे अंकल बोले कि स्मारक मत बनवाइए। मालूम चला कोई बैठ के पी लिया स्मारक के नीचे तो झगड़ा कीजिएगा, कभी कोई कबूतर ऊपर आके बीट कर दे तो उसको पकड़िएगा। तो इसलिए ये विवाद का विषय है, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो मैंने बड़ा उस चीज़ को गौर किया कि बात तो सही है यार, कि बनवाना आसान है लेकिन उस विवाद से बचना बहुत मुश्किल है। और मैं आज भी याद करता हूं कि एक बार कोई बोल के तो चला जाता है या कुछ टाइटल देकर, बाद में विवाद का विषय बन जाता है। भारत का 2 युवा है जो आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नेहरू और सुभाष। ये दोनों विचार से प्रभावित होता है, लेनिन से प्रभावित होता है, समाजवाद से प्रभावित होता है। और कांग्रेस के अंदर एक नया टर्म आता है लेफ्टिस्ट, यानी वाम पंथ।
वाम पंथ का मतलब होता है, मैं बताऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, लेफ्टिस्ट। ये वाला लेफ्टिस्ट नहीं है। कांग्रेस के अंदर वाम पंथ का उदय, इमरजेंस ऑफ लेफ्टिस्ट इन कांग्रेस। ये और ये सुभाष मतलब क्या है? अपने ही पार्टी में रह के अपने पार्टी का विरोध, नीतियों का विरोध करना, कुछ नए नीतियों को शामिल करवाने का प्रयास करना। ये लोग इतना मजबूत हो गया और विचार से प्रभावित हो गया कि एक नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, उसका विरोध कर दिया चाचा और भतीजा ने, ये बेटा और भतीजा ने, ये और ये ने, और बोला कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। सुने ना, पूर्ण स्वराज। लाहौर में झंडा फहराया जाता, तिरंगा, रावी नदी के तट पर। और भारत में एक नई शुरुआत करता है इस दोनों व्यक्ति ने। यानी हो रहा है रूस में, प्रभावित हो रहा है इंडिया में। भगत सिंह प्रभावित होता है। भगत सिंह कहता है राजनीतिक अधिकार मिल चुका है, लेकिन राजनीतिक अधिकार का मतलब है वोट देने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। लेकिन ये 1928 में यही फिरोज शाह कोटला मैदान है, जो कभी फिरोज शाह कोटला था, अभी है अरुण जेटली स्टेडियम। भगत सिंह वहीं बैठा, चंद्रशेखर भी थे और सारे उनके साथी थे। HSRA का स्थापना किया गया दिल्ली में, और इन्होंने, भगत ने बोला हमें आर्थिक और सामाजिक आजादी भी चाहिए। क्या आप एक ऐसा भारत चाहते हो जो अंग्रेज से आपके हाथों में आ जाए, सत्ता का हस्तांतरण हो? नहीं, आजादी का मतलब यह है कि आपको राजनीति के साथ साथ आर्थिक आजादी चाहिए, रोजगार मिले, शोषण से मुक्ति मिले, किसान और मजदूरों को अधिकार मिले, और जाति पात और ये जो भेदभाव है वो समाप्त हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सारे हो रहा है रूस की क्रांति की वजह से। रूस की क्रांति का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, पटेल उसके अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार की बात किया जाता है। कांग्रेस का पूरा ढांचा बदलने लगा रूस की क्रांति की वजह से, उनके आइडियोलॉजी की वजह से। तो आपसे सवाल क्या बनेगा कि 1917 में जो रूस की क्रांति हुई, उसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या बोलेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, ठीक है? यह सवाल बनेगा आपका, बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विचारों ने, आइडियोलॉजी ने कैसे प्रभावित किया भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को? ऐसे सवाल बनेगा। आप एकदम तैयार होकर रहिए, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको एकदम शेप दे दूंगा, शेप। इसके बाद देखिए रूस की क्रांति हो गई। अब आपके सिलेबस में क्या है? क्या है सुनिएगा। एक है कोलोनाइजेशन एंड डी कोलोनाइजेशन, है ना? है ना बेटा? इसका मतलब क्या होता है पता है? कोलोनाइजेशन एंड डी। देखिए इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे? हिंदी में क्या होगा? औपनिवेशीकरण ना, वेशी ऑफ यहां देखिए, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, वही है ये उपनिवेशवाद
वी मतलब होता है समाप्त, है ना। अब यहां देखिएगा, मतलब एक देश है ब्रिटेन, हमें बनाया गुलाम, बना लिया। तो गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, मतलब पहले किया साम्राज्य विस्तार, एक शब्द आता है इंपीरियल, उसे बनाया इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म। तो पहले साम्राज्य का विस्तार किया, एक देश था भारत, भारत को अपने नियंत्रण में लिया। तो यह प्रक्रिया क्या थी? राजनीतिक, यह राजनीतिक प्रक्रिया है ना। मैंने आपको पकड़ा और बोला मैं ब्रिटेन, आप इंडिया, आपको ले लिया। लेकिन हम जब नियंत्रण में लेंगे तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पहले लाएंगे क्या? अपनी नीतियां लाएंगे, आर्थिक नीतियां, अपना धर्म थोपेंगे आप पर, नया कानून लाएंगे। ये सारी प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या कहेंगे? लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद पूरा समाप्त होने लगा। अब आपके मन में एक बात है, सर ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया समाप्त होने क्यों लगा? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? बहुत सारे विचार आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया? नए नए आइडियोलॉजी आया, और जब नए नए आइडियोलॉजी आया, बहुत सारे कारण थे, केवल एक कारण नहीं थे, और एक उसमें था समाजवाद, साम्यवाद। पता है आपको? समाजवाद या साम्यवाद या लेनिन या रूस साम्राज्यवाद का विरोध करता है। एक बात बताइए, जो समानता की बात करेगा, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है किसकी? समानता की। तो फिर ये गुलामी की बात करेगा? करेगा? गुलामी का मतलब है कि एक श्रेष्ठ और दूसरा उसके अंदर में, करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो रूस की क्रांति आई, समाजवाद आया, साम्यवादी सरकार, जहां जहां साम्यवादी सरकार होगी वहां वहां साम्राज्यवाद का विरोध किया जाएगा, उपनिवेशवाद का विरोध किया जाएगा। दोनों दुश्मन एक दूसरे का। तो नेहरू भी दुश्मन होगा। नेहरू गया इंडिया के बाहर और साम्राज्यवादी विरोधी मीटिंग में भाग लिया नेहरू ने। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले ही आएगा, तो आएगा तो कहां पे आएगा? अफ्रीका में। और कहां आएगा? एशिया में। और समाप्त भी कहां होगा? एशिया। और भैया यूरोप में तो कोई गुलाम था नहीं, मेन कहां था? एशिया, अमेरिका में, और थोड़ा बहुत क्या है, साउथ या लैटिन अमेरिका में। था कि नहीं? सवाल क्या पूछा देखिएगा। सवाल पूछा है, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के 9 संभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए कि गुलाम कहां कहां बनाया गया था? एशिया और अफ्रीका में। अब एशिया में भी क्या है? पश्चिम अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी भाग। तो कह रहा है वहां पे आंदोलन शुरू हुआ। किसके विरोध में? ब्रिटेन के विरोध में, फ्रांस के विरोध में, जो गुलाम बना के रखा था। तो कह रहा है ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप से कुछ पढ़े लिखे लोग आए थे। मतलब अफ्रीका के कुछ लोग कहां गए थे पढ़ने के लिए? यूरोप में। कहां गए थे? और वहां से पढ़ के आए। जैसे मान लिया आप पढ़ लीजिएगा, नाम है आपका साहिल। साहिल का मतलब वही है ना जो पानी में जाते हैं, बचाता है। हाँ, वो बड़ा अच्छा एक गाना भी है ना, कौन सा गाना है? नदिया चले चले न धारा, नहीं,
चिंगारी जो भड़के तो कौन बुझाए, ऐसे है ना, उसी में साहिल शब्द का इस्तेमाल किया है ना। कैसे है बेटा? अरे बता दो, शर्मा रहा है सब। तो मान लिया आप पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद अपने आप आस पास गए, तो मान लिया आप अफ्रीका के हो, आप गए यूरोप पढ़ने, आप ये यूरोप है, आप यहां पढ़ के गए अपने क्षेत्र में, वो अफ्रीका है, आपको गुलाम बना लिया विचारों ने, आप क्या कीजिएगा? हाँ, आपने प्रचार प्रसार संघर्ष, अब बोलिएगा नहीं ये ब्रिटेन वाले, ये डच, ये फ्रेंच, इनको बाहर करना है। यही सवाल पूछा है, समझ रहे हैं ना? फिर क्या पूछा? अरे एक बात बताओ, एक भी सवाल सीधा है? सारे मॉडर्न हिस्ट्री से है ना। अब पहले दिन जब मैं आया था तो बताया था ना कि मॉडर्न हिस्ट्री के पहले वर्ल्ड हिस्ट्री एक साथ चलना चाहिए, हालांकि वहां जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी, बताया था। देखिए क्या पूछा है, मलय प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप कहां पे है? एशिया में है ना, में विऔपनिवेशीकरण प्रक्रिया के लिए क्या समस्याएं हैं? अरे मलय प्रायद्वीप के बारे में पूछा कि मलय प्रायद्वीप में क्या समस्याएं थी उपनिवेशवाद के अंत करने के लिए। एकदम डिट्टो आ रहा है सिलेबस से ना, वो पागल तो है नहीं कि सिलेबस दिया है, समझ में आ रहा है? अच्छी बात। 1956 में स्वेज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी? अरे भाई ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। मिस्र पे किसका नियंत्रण था? ब्रिटेन का। वहां भी फ्रेंच थे, अमेरिका, कई देश थे वहां पे। तो 1956 में स्वेज नहर का हो गया राष्ट्रीयकरण, पता है कि नहीं? तो कह रहा है कि स्वेज संकट क्या थी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। यह है ना उपनिवेशवाद के अंत का, साम्राज्यवाद के अंत का। देख लिया बेटा। और एक लास्ट सवाल, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था? विश्व में घटित कौन कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया? आज तक आप क्या पढ़ते हो भैया? भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके कारण क्या थे? ये पूछ रहा है क्या? ये पूछ रहा है कि 1885 से 1947 तक ये क्या था? उपनिवेश विरोधी संघर्ष हुआ कि नहीं? हुआ ना भाई, यही तो शब्द है। क्या लिख रहा है? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी ये है। अब एक बात बताओ, अभी करा अंतरराष्ट्रीय कारण, इंटरनेशनल रीजन, चाहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, यही तो है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। जिस साल आया था मुंह बादी ऐसे,
कुकुर की तरह। मैं 1000 बार बोला आपको कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री को कोरिलेट करके पढ़िए। जो मास्टर से पढ़ते हैं उन टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज आप मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाइए। आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन नहीं होगा तब भी वर्ल्ड हिस्ट्री से कोरिलेट करके लिखना है। आईएएस ऐसे नहीं बनोगे, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा यहां पे राजनीति में, क्या होगा? इटली और जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, हम इंस्पायर हुए। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। आर्थिक में क्या होगा? रेलवे, स्वेज नहर का विकास हो गया तो हमारा शोषण बढ़ गया। और जब जब आपका शोषण में वृद्धि होगी, आप विरोध कब करते हो यार? थोड़ा बहुत शोषण में आप विरोध नहीं करते। मान लिया कोई पति पत्नी या पति डांट रहा है, बट कहां जा रही हो, बैठो, यहां नहीं घूमना, यहां नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं खाना, उससे बात नहीं करना, लो थोड़ा बहुत चलेगा ना, तब विरोध नहीं करेगी पत्नी, उदास रहेगी। किस दिन खाना नहीं बनाएगी, थोड़ा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो आप बात नहीं मानिए, लपड़ थप्पड़ दे दे, ज्यादा आपको रोके, तब तो दुर्गा से कम तो बात ही नहीं होगी। विरोध होता है ना। देखो थोड़े बहुत शोषण से, आपके जो एक्सप्लॉयटेशन से आप विरोध नहीं करते पूरा मुखर रूप से, आप तब करते हो जब ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा? जब स्वेज नहर बनेगा। आर्थिक कारण क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था? शोषण बढ़ गया। यही नहीं, आपको औद्योगिक क्रांति हुआ था, कच्चे माल चाहिए था, तो भारत में रेलवे का विकास किया। जब रेलवे का विकास भारत में हुआ तो आपने अपने लिए किया, लाभ मुझे हुआ। अरे ये सब जुड़ा हुआ है इंडिया और वर्ल्ड से। अभी हम लोग पहला जो चैप्टर होगा वो हम लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या देखेंगे? सुनिए पहले एक देखेंगे शुरुआत से, यूरोप में सामंतवाद हो गया और भारत से तुलना, भारतीय कंपेयर विद इंडियन फ्यूडलिज्म। फिर पढ़ेंगे सामंतवाद का पतन। और ये जो पतन होगा और फिर होगा धर्म युद्ध, इसी में जुड़ा, फिर होगा ऐसे कुस्तुन तुनिया का पतन, और फिर आएगा पुनर्जागरण। ये जब तक नहीं समझिएगा कि वहां का समाज कैसा था, वहां का धर्म चर्च का क्या रोल था, पतन हुआ तो कैसे हुआ और फिर सब कुछ कैसे बदल गया, आखिर 1453 के उन रात में क्या हुआ था, ये मई के दिन 29 मई को हुआ क्या था, महमूद सेकंड ने क्या किया था, ये पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें एक चर्च भी था, चर्च नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं चर्च दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद, हम लोग 15 मिनट बाद।